नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम लोग एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हम थोड़ा उल्टा चलेंगे, आज हम लोग 100 से 50 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे चलें, उससे पहले आप लोग इस सेशन को शेयर करिए, लाइव बुलाइए सबको, और उसके बाद में हम लोग ये सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो शेयर करिए थोड़ा जल्दी से और फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग 100 से 50 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो मतलब 100वां क्वेश्चन है हमारा कि थ्री हिंज आर्च इज जनरली हिंज्ड एट इट्स सपोर्ट एंड। देखिए जो थ्री हिंज आर्च होती है, आपका 100वां क्वेश्चन है। देखिए सिर्फ थ्री हिंज आर्च होती है आपकी, तो एक मान लीजिए आर्च है, ठीक है। तो एक सपोर्ट यहाँ पे होता है, एक सपोर्ट यहाँ पे होता है, एक हिंज आपका यहाँ पे होता है, मतलब सेंटर पे, ठीक है। तो थ्री हिंज आर्च में 3 हिंज ऐसे लगे होते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? एट, देखिए दो तो सपोर्ट पे आपको क्वेश्चन में दिया है, तीसरा आपका एट द क्राउन, ठीक है। तो यही होगा आपका जो क्राउन है आपका आर्च का सबसे जो ऊपरी सिरा, उसे आप क्या कहेंगे? क्राउन। तो क्राउन पर तीसरा आपका हिंज होता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, समय का सेकंड सही होगा, ठीक। तो आज हम लोग थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, है ना। थोड़ा क्वेश्चन का अरेंजमेंट उल्टा हो गया इसलिए, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, shear center of a half circular section of radius r and the constant thickness lies at the distance of x from the center where x is। देखिए जो shear center ऐसा पॉइंट होता है जिस पर अगर लोड लगाया जाए तो वहां से केवल बेंडिंग, और उस पॉइंट पर अगर लोड लगाया जाए तो वहां पर केवल जो स्ट्रक्चर है आपका उस पर केवल बेंडिंग और शियर ही जनरेट होगा, आपका टॉर्जन जनरेट नहीं होगा। तो उस पॉइंट को शियर सेंटर कहते हैं। जो सेमी सर्कुलर के लिए होता है वो आपका 4r/π होता है, ठीक। कितना होता है? 4r/π। ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये आप जो आपको हम सोम पढ़ाएंगे, सोम में वैसे ये आपके जो है सिविल का पार्ट नहीं, ये है मैकेनिकल का, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पार्ट आता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं है, ठीक है। तो ये देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए कि 4r/π होता है, ठीक। कितना, कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है? फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, 99th का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 98th है कि इन अ प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन। शेप फैक्टर क्या होता है? ZP/ZY। मतलब प्लास्टिक एनालिसिस के द्वारा क्या सेक्शन मॉडुलस और जो है आपकी नॉर्मल वर्किंग स्ट्रेस जो आप निकालते हैं, यील्ड वाला जो आपका निकल के आता है, मतलब Z = I/Y, ठीक है। तो ये जो निकल के आता है उसके कारण जो आपका क्या सेक्शन मॉडुलस होता है, उसका रेशियो आपका क्या कहलाता है? जो है शेप फैक्टर, इसको निकालते हैं। ZP कैसे निकालते हैं? आप मान लीजिए कोई सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन को दो एरिया में विभाजित कर देते हैं, जिसका दोनों का एरिया जो है समान होता है। उसके बाद इसके बहुत मूवमेंट लेते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस होता है। तो हम शेप फैक्टर आपको निकालना सिखाएंगे, किसमें? सोम में, ठीक। तो जो आपका किसके लिए पूछा है? शेप ट्रायंगुलर के लिए 2.34 होता है, 2.34 ट्रायंगुलर के लिए। आपका 1.5 किसके लिए होता है? 1.7 किसके लिए होता है? ये सर्किल के लिए होता है, रेक्टेंगल के लिए होता है, ठीक। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। तो पूछा किसके लिए है? ट्रायंगुलर के लिए। तो 2.34 कौन सा दिया है? थर्ड ऑप्शन, 98 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 97 है, शेप फैक्टर ऑफ स्टैंडर्ड रोल्ड बीम सेक्शन वेरीज फ्रॉम। देखिए शेप फैक्टर का दो क्वेश्चन पूछ लिया। स्टैंडर्ड रोल्ड जो बीम होती है उसका 1.1 से 1.20 होता है। तो कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें? पहला ही ऑप्शन दिया है। तो 97 का पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 96 की तरफ। ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट M एंड टॉर्क T साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ उस पर बेंडिंग भी आ रहा है और टॉर्क भी आ रहा है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन द सॉफ्ट। मतलब आपका सॉफ्ट है और उसमें जो है क्या जनरेट हो रहा है? जो है दो चीजें लगाई जा रही हैं एक साथ, एक बेंडिंग मोमेंट और एक क्या टॉर्क लगाया जा रहा है। मान लीजिए आपका सॉफ्ट है, सॉफ्ट नहीं सॉफ्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। इस पे मान लीजिए एक एंड पर फिक्स है, कुछ भी मान लीजिए आप। यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट लगाया जा रहा है, कितने का? M के बराबर का, ठीक है। और एक टॉर्क भी लगाया जा रहा है, कितना? T का, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस आपकी कितनी होगी? आप निकालते हैं M/I × Y जो है M/I = σ/Y। तो यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस निकलती है आपकी M/I × Y, ठीक है। तो मान लीजिए सर्कुलर सॉफ्ट है, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? इसका डायमीटर D मान लीजिए आप, ठीक है, D। तो इसमें रखिए आप, क्या हो जाएगा? M
ठीक है। तो m अपॉन आई इंटू वाई, तो इसका मतलब हो जाएगा m आपका क्या पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, ये आपका क्या होता है सर्कुलर का क्रॉस सेक्शन का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू y क्या हो जाएगा d बाई 2, ठीक है। तो m इंटू 64 आप कर लीजिए अपॉन पाई डी की पावर 4 इंटू डी बाई 2, ठीक है। तो ये पाई डी क्यूब हो गया आपका ये 32, मतलब सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस आपकी हो गई 32 m अपॉन पाई डी क्यूब, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो T अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर, ठीक है। टाउ बराबर क्या हो जाएगा T अपॉन जे इंटू आर, T आपका दिया है, R आपका D बाई 2 होता है, J आपका पाई D की पावर 4 अपॉन 32 होता है, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा और ये D क्यूब हो जाएगा, मतलब 16 T अपॉन पाई D क्यूब, समझ में आया ना ये चीज। तो अब इनका रेशियो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। रेशियो ज्ञात करना है तो बेंडिंग अपॉन टाउ, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस किसका किसका ज्ञात करना, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस करिए तो क्या हो जाएगा 32 m अपॉन पाई डी क्यूब इंटू पाई डी क्यूब अपॉन 16 t। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2m अपॉन t, देखिए ना 16 2 32, ठीक है। 2m अपॉन पाई डी क्यूब और 2m अपॉन टी आ गया क्या इसका रेशियो। तो कोई ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2m बाई टी, थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ 96 का थर्ड सही हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 95th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ केबल सोन इन द फिगर बिलो द मिनिमम टेंशन ऑकर्स, ठीक है। आपका ऐसे केबल दिया हुआ है, ठीक है। आपको केबल ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे एक जो है लोड इस तरफ लग रहा है, ठीक है। एक लोड ऊपर की तरफ लग रहा है, एक लोड इस तरफ की तरफ लग रहा है, एक तरफ इस तरफ, ठीक है। तो आप पढ़े हैं m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, यहाँ सी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। m अपॉन आई इंटू सिग्मा अपॉन वाई, ठीक है। तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होता है, यानी P आपका डायरेक्टली सिग्मा बराबर P बाई A, यानी लोड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट होगा, ठीक है। और मूवमेंट आपका देखेंगे कि जहां पे लोड लगा होता है वहां पे क्या होता है आपका मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट अगर बात करें तो डिस्टेंस जितना दूर आप जाएंगे, लोड पॉइंट से जितना दूर जाएंगे उतना मूवमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया, ये तो आपका जनरल चीज हो गया एक चीज, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे लोड लगा रहा है, यहाँ पे लोड लगा रहा है, तो इस एरिया में ज्यादा खिंचाव होगा, ठीक है, टेंशन ज्यादा होगा। लेकिन जिधर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप टेंशन क्या है मिनिमम, देखिए इसके बीच में आपका क्या हो जाएगा मिनिमम टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो सी पॉइंट जो होगा यहाँ पे टेंशन कितना होगा मिनिमम होगा, तो पॉइंट सी हो जाएगा थर्ड, 95 का सी हो जाएगा आपका थर्ड यानी सही, ठीक है। सी पॉइंट पर आपका टेंशन मिनिमम होगा, ठीक है। इसको और जानने के लिए आप क्या करेंगे, केबल की मैकेनिज्म, जब हम आपको स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो केबल के बारे में आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो वहां पे आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक। चलते हैं 94th की तरफ। 94th है हमारा 94th क्वेश्चन है कि हाँ एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें भी आपको, और उसमें जो है ईसी मेंबर में आपको फोर्स बताना है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है कुछ, ठीक है। एक यहाँ पे है स्ट्रक्चर, यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक। ये है पॉइंट, ये यहाँ पे एक लोड लगा है, यहाँ पे एक लोड लगा है, ठीक है। ये आपका ईसी मेंबर आपका ये है, ठीक है। इसमें आपको फोर्स बताना है, ठीक है। तो इसमें आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि जीरो मेंबर फोर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। किन मेंबर्स में जीरो फोर्स होगा, मान लीजिए ये आपकी कोई मेंबर है, दो मेंबर हैं, दोनों मेंबर कोलिनियर हैं, ठीक है। दोनों मेंबर कोलिनियर हैं, तो उनसे अगर कोई भी मेंबर थर्ड जुड़ता है तो इस मेंबर में आपका फोर्स जीरो होगा। तो देखिए ना ये दो मेंबर जो है आपके, ये दोनों कोलिनियर हैं, थर्ड मेंबर इससे निकल रहा है, तो यानी ईसी में आपका कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये रूल कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है जीरो मेंबर का, मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर है जो जिसका एंगल अल्फा वो 180 डिग्री से कम है, ठीक है। और ये यहां पर आपका ना तो कोई लोड लग रहा है, नो लोड, ठीक है, नो हिंज, नो रोलर, ठीक है। ऐसी तीन कंडीशन है, चार कंडीशन, मतलब कोण जो है 180 डिग्री से कम है, कोई लोड यहाँ पे नहीं लग रहा है, कोई हिंज नहीं लगा है, कोई रोलर नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों मेंबर में क्या होगा आपका फोर्स जीरो होगा, ठीक है। ये जीरो मेंबर फोर्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, इसी में कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका 94th का सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा जीरो मेंबर फोर्स का। तो आपका क्लियर हो जाएगा क्या
कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे आता है तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ट्रस्ट को कैलकुलेट करने जो है मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड होता है, सेक्शनल मेथड होता है, ज्वाइंट मेथड होता है, ठीक है। तो लगेंगे आप पूरा रिएक्शन निकालने, फिर हर एक मेंबर में फोर्स लगाएंगे, निकालेंगे, फिर इसी मेंबर तक पहुंचेंगे। जनरली आपसे पूछा जाता है क्या, जीरो मेंबर वाला ही पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान देंगे जब जीरो मेंबर वाला रहेगा तो उसके दोनों रूल आप ध्यान रखेंगे तो आपको जीरो मेंबर फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 93rd की तरफ। 93rd हमारा है कि keeping the depth d constant, the width of the cantilever beam of length L to of uniform strength loaded with a uniformly distributed load W varies from 0 at the end and free end। देखिए मान लीजिए आपकी कोई बीम है, ठीक है, ये आपकी बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है आपकी, ठीक है। कैंटिलीवर बीम का हम टॉप व्यू आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। टॉप व्यू में क्या हो रहा है कि ये आपकी चौड़ाई बी है, ठीक है। फिक्स्ड एंड पे हमने मारा बी है, यहाँ पे जीरो इसने दिया हुआ है, यहाँ पे जीरो चौड़ाई दी है, तो बताना है फिक्स्ड एंड पे जो चौड़ाई वो कितनी है। तो आप क्या करिए, फिक्स्ड एंड पर ही आप मोमेंट इक्वेशन लगा दीजिए। क्या होता है मोमेंट इक्वेशन, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ठीक है। तो क्या रखिए यहाँ पे m, आप जो है m क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, तो m क्या हो जाएगा कैंटिलीवर बीम में WL²/2। फिक्स्ड एंड पर कितना हो जाएगा WL²/2। आई क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, आई यहां पर निकालिए, तो यहाँ पे d तो कांस्टेंट है, ठीक है। आई अगर आप निकालेंगे तो ये आपकी b है, ये आपकी d है, ठीक है। यहाँ पे d इस एंड पर, यहाँ की हमको चौड़ाई निकाली है ना, तो इसी एंड की BD, तो क्या हो जाएगा BD³/12, ठीक है। ये हो गया आई। अब इक्वल टू सिग्मा यही रखेंगे, y क्या हो जाएगा D/2, ठीक। आप निकालिए इसको, 2 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 से हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा d², ठीक है, WL² 3WL² अपॉन BD² इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। तो B आपको निकालना है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 3WL² अपॉन सिग्मा D²। यही आपकी क्या हो जाएगी फिक्स्ड एंड पर बीम की चौड़ाई, और फ्री एंड पर जीरो दिया है, तो फिक्स्ड एंड पर कितना हो जाएगा 3WL² अपॉन सिग्मा D²। इसमें ऑप्शन कौन सा है, 3WL² अपॉन सिग्मा D², ठीक है। 3WL² अपॉन सिग्मा D², कहीं दिया, सेकंड ऑप्शन आप देखिए 3WL² अपॉन सिग्मा D² एट फिक्स्ड एंड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 93rd का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आ रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 92nd की तरफ। अ मटेरियल व्हिच ओबेज हुक्स लॉ is subjected to direct stress sigma naught and its elastic limit, which of the following statement is true। अगर कोई मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है और जो सिग्मा नॉट है आपका वो इलास्टिक लिमिट पर आपका क्या है, स्ट्रेस है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा आपका सिग्मा नॉट अपॉन ई, ठीक है। अगर जो है सिग्मा लिमिट का लिमिट है तो वहां पे आपका हुक्स लॉ तो फॉलो ही करेगा ना, तो सिग्मा जो है नॉट अपॉन ई इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा क्या, मैक्सिमम, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो जो नॉर्मल शियर स्ट्रेस होता है उसका हाफ होता है, ठीक है। टाउ मैक्स जो होता है मैक्सिमम, वो जो नॉर्मल शियर स्ट्रेस होता है उसका हाफ होता है, मैक्सिमम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, σ²/2 इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज होता है आपका क्या, स्ट्रेन एनर्जी। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो 92nd का क्या हो जाएगा D। 92nd का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 91st की तरफ। एक लिफ्ट है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़िए एक बार आप लोग, एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर हम आपको करा रहे हैं इसको। लिखा है लिफ्ट अ वेट W, लिफ्ट का भार क्या है, W दिया है वेट, ठीक है। इसमें जो रोप है उसमें एक्सीलरेशन F दिया हुआ है, एक्सीलरेशन F दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रोप, जो उसमें रोप लगी हुई है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, कैपिटल A दिया हुआ है, कैपिटल A। तो आपको क्या ज्ञात करना है, स्ट्रेस इन रोप, रोप में स्ट्रेस, स्ट्रेस इन रोप आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए आपकी लिफ्ट है, ठीक है, ये आपकी लिफ्ट है, ठीक है, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रही है ना, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, किस एक्सीलरेशन से, F एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो वेट आपका हमेशा किस तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। इसका वेट कितना होगा, mg के बराबर, ठीक है, mg, ठीक है, mg के बराबर होगा। और इस एक्सीलरेशन के कारण, ठीक है, एक्सीलरेशन के कारण एक जो है सूडो फोर्स कार्य करता है, किसके, इसके विपरीत दिशा में, कितना,
एम ए के बराबर, जो आप जानते हैं, ठीक है, एम ए, तो ए कितना है यहाँ पे, एफ हो गया, ठीक है, एफ के बराबर क्या हो गया, एम ए, ठीक है, ये आपका सूडो फोर्स हो गया, ठीक है, तो इसके बराबर काम करता है, ठीक है, तो नीचे की तरफ काम करता है। अब इसको आप क्या करिए, इसके बराबर आपका एक, इन दोनों के कारण ऊपर की ओर क्या काम करेगा, एक रिजल्टेंट काम करेगा, रिजल्टेंट, तो सिग्मा एफ वाई बराबर आप क्या करिए, जीरो करिए, सिग्मा एफ वाई बराबर आप जीरो करेंगे तो क्या करेंगे, आर बराबर आपको क्या आ जाएगा, एम एफ प्लस एम जी, ठीक है, एम एफ प्लस एम जी, मतलब एम एफ प्लस जी हो गया, ठीक है, एम बराबर एफ प्लस जी हो गया, ठीक है, ये चीज आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट, m बराबर जो है रिजल्टेंट बराबर m इंटू एफ प्लस जी, और m आप बराबर जानते हैं, मास बराबर क्या होता है, वेट बटे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, वेट बटे ग्रेविटी इंटू एफ प्लस जी, तो यहाँ ग्रेविटी से अंदर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, w एफ बाई जी प्लस वन, ठीक है, ये चीज आ गया। अब आपको क्या क्या करना, ये आपके रोप में रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट बटे एरिया, मतलब डब्ल्यू बाई ए एफ बाई जी प्लस वन, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डब्ल्यू बाई ए एफ बाई जी प्लस वन, तो कौन सा ऑप्शन दिया है, डब्ल्यू बाई ए एफ बाई जी प्लस वन, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, 91 का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आना ये चीज कि अगर कोई आपका क्या दिया हुआ है, अगर कोई आपकी दी हुई है क्या, लिफ्ट दी हुई है और ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है एफ एक्सीलरेशन से, तो उसमें जो टेंशन होगा रोप में कितना होगा, तो इतने के बराबर होगा, ठीक। चलते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ, समझ में आया ना। A rolled steel joist is simply supported at its end and carries a uniformly distributed load which cause a maximum deflection of 10 mm and slope at the ends of 0.002 radian. The length of joist will be, आपका एक joist है, बीम समझ लीजिए आप, सिंपली सपोर्टेड बीम सीधा समझिए ना, joist जो होती है वो बीम ही होती है, ठीक है, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है W का पर मीटर, W यूनिट का लगा हुआ है, हाँ, तो जो है आपको बताना क्या है कि इसका अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन Y मैक्स की वैल्यू कितनी दी है, 10 mm दी है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 10 mm दिया है, और जो है एंड पर आपका क्या दिया है, स्लोप 0.002 रेडियन, ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है क्या, लेंथ, तो देखिए थीटा बराबर होता है जब जो है सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा होता है, तो थीटा बराबर क्या होता है आप लोग बताइए, WL³ अपॉन 24 EI, ठीक है, और जो Y मैक्स होता है वो क्या होता है 5WL⁴ अपॉन 384 EI, ठीक है, तो आप इसको लिखे अगर 5WL⁴ को, तो 5 जो है, एक मिनट, WL³ अपॉन 24 EI इंटू 5L अपॉन 24, 384 बटे 24 करिए अगर आप, तो कितना आएगा, 384 अपॉन 24 करिए 16, ठीक है, 5L अपॉन 16, तो इसकी वैल्यू आपको कितना दी है 0.002 रेडियन, ठीक है, तो Y मैक्स आपका 10 mm बराबर हो जाएगा 0.002 इंटू 5L बाई 16, तो यहां से आपकी लेंथ निकल के चली आएगी, ठीक है, 16 इंटू 10 अपॉन 0.002 क्या 8000 मीटर, 80,000 अपॉन 5, सॉरी, हाँ, तो कितना हो जाएगा 16,000 मीटर, 16,000 mm, तो मतलब 16 मीटर लेंथ आपकी क्या हो गई बीम की, 16 मीटर आया आंसर ना, समझ में आया ना, 90 का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ सिंपल स्ट्रेस में बी एनालाइज्ड बाय, जो आपके अभी हमने बताया ट्रस में फोर्स को कैसे एनालाइज करते हैं, ग्राफिकल मेथड और जॉइंट मेथड और सेक्शन मेथड, तो तीनों ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 89 का फोर्थ ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इस सेट में आपको ऑल ऑफ द अबव बहुत मिलेंगे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए राफ्ट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड, देखिए राफ्ट फाउंडेशन कब प्रोवाइड की जाएगी, मान लीजिए आपका कोई एरिया है, उसमें आप क्या बना रहे हैं, कई फाउंडेशन बना रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं, तो उस एरिया के क्या करना है, 50% ज्यादा एरिया पे आपको फाउंडेशन बनानी पड़ रही है, बेयरिंग कैपेसिटी कम है, आप ज्यादा फाउंडेशन बना रहे हैं, ये एरिया है आपका, इसमें आप फाउंडेशन बना रहे हैं, खूब सारी फाउंडेशन बना रहे हैं, और ये सारी फाउंडेशन इस एरिया के 50% से ज्यादा एरिया को कवर कर रही है, तो आप क्या करेंगे, इन सारे फाउंडेशन को हटा के एक राफ्ट फाउंडेशन पूरे एरिया पे बना देंगे, तो 50% एरिया से अधिक होने पर 88 का
फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 पे, द एडवांटेज ऑफ कंक्रीट पाइल ओवर अ टिम्बर पाइल। कंक्रीट पाइल है आपकी, वो टिम्बर पाइल के ऊपर मतलब कैसे जो है एडवांटेज दे रही है आपको। तो कोई नो डिके, देखिए कभी आपके कंक्रीट पाइल में कोई टर्माइट्स या दीमक लगते हैं? नहीं लगते हैं, तो पहला सही है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लेंथ, कंक्रीट पाइल आप देखते हैं लंबी, कितनी लंबी लंबी बनाई जाती है, तो इसमें भी लेंथ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हायर वियरिंग कैपेसिटी, वो तो होता ही है, तो इसमें भी फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, 87 का फोर्थ सही हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना? चलिए ठीक है, बात करते हैं द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड स्पानिंग सिंपली सपोर्टेड स्लैब एंड स्पानिंग इन टू डायरेक्शन। ठीक है, टू वे स्लैब है आपका तो 35 होगा, और वन वे होता तो 30 होता। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब वन वे तो 30, टू वे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, और ठीक ये चीज होता है 30-35। अगर बीम की बात करें तो कितना 26 बार 7। ठीक है, 20 होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए, 26 होता है कॉन्टिन्यूअस के लिए, 7 किसके लिए होता है? कैंटिलीवर के लिए। ठीक, ये चीजें आप याद रखिएगा। तो पूछा किसका लिए है? टू डायरेक्शन में है तो 35, तो यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 का थर्ड, यानी 87 के बाद 85 कैसे आ गया? ठीक है, तो यानी 86 आपको बताना है। ठीक है, तो 86 पे चलते हैं। पहले ये 85 का कौन सा 33 हो गया। अब चलते हैं 86 की तरफ एक बार, तो वो छूट गया है। 86 क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, एक मिनट। हाँ, 86 आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। देखिए लिखा है फॉर अ कंटिन्यूअस स्लैब सपोर्टेड एट एंड्स एंड कैरीड ओवर इंटरमीडिएट बीम्स। देखिए कई सारी बीम्स है, इंटरमीडिएट बीम्स है। मान लीजिए आपका सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, सॉरी कंटिन्यूअस स्लैब है, कॉन्टिन्यूअस स्लैब है, इसमें कई सारी जो क्या है इंटरमीडिएट बीम्स हैं। तो उसमें क्या होगा? देखिए मैक्सिमम जो हॉगिंग मूवमेंट होता है, इसमें मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट होता है वो WL²/10 का निगेटिव होता है। मैक्सिमम सैगिंग होता है WL²/10, और इंटरमीडिएट जो होता है वो WL²/12, मतलब 12। जो इंटरमीडिएट होता है वो WL²/12 होता है, और WL²/10 क्या होता है? आपका मैक्सिमम जो है हॉगिंग मूवमेंट, मैक्सिमम सैगिंग प्लस में WL²/10। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन आपके सही हैं। 86 का फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 84 की तरफ। 84 क्वेश्चन है हमारा। 84 क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऑफ अ कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। जो कॉलम होते हैं उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर का बार होता है वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर टाइल्स की बात करें तो जो लॉन्गिट्यूडनल बार का 1/4 या 5 mm, या आप कह सकते हैं, हाँ ठीक है, जो भी उससे जो अधिक होंगी वो यूज की जाएंगी। ठीक, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल बार्स का पूछा है तो 12 mm, चौथा ऑप्शन 84 का फोर्थ। चलते हैं 83 की तरफ। 83 क्वेश्चन क्या है हमारा? स्टील बार्स आर जनरली कनेक्टेड टुगेदर टू गेट ग्रेटर लेंथ देन द स्टैंडर्ड लेंथ बाय प्रोवाइडिंग। ठीक है, इसमें से पूछा गया है कि अगर आपको जो है दो बार्स को कनेक्ट करना है जो आपकी स्टैंडर्ड लेंथ है उससे ज्यादा बढ़ाने के लिए, तो आप कौन सा करते हैं? एक आप क्या करते हैं, सीधा आप स्ट्रेट स्प्लाइस जो है लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। एक होता है हुक्ड, हुक करके एक दूसरे को जोड़ देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो वो हुक्ड हो जाता है। एक होता है डबल स्प्लाइस। डबल स्प्लाइस में क्या करते हैं कि ऐसे ये थोड़ा सा कर देते हैं, इस पर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये डबल कहलाता है। ठीक, गुज्जी आप इसको बोलते हैं। समझ में आया ना? एक दूसरे को यहां से गुज्जी बना देते हैं ऐसे। ठीक, तो ये चीजें ऐसे डबल की तरह हो जाती हैं। समझ में आ रहा है ना ये चीजें? तो आपका ऑल ऑफ द अबव 83 का फोर्थ, यानी चार जो है आपको सभी चीजें ये तीनों आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। चलते हैं 82 की तरफ। द रेडियस ऑफ बार बेंड टू फॉर्म अ हुक शुड नेवर बी लेस देन। आपको पता होगा ना 4-5। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है डेली की अपेक्षा। ठीक है, तो 4-5 आपका हो जाएगा कौन सा? थर्ड ऑप्शन 82 का थर्ड। ये देखिए सारे एसएससी 2017 में आए थे आपके एसएससी जेईई में। ठीक है, तो आसान भी आते हैं कठिन भी आते हैं, आपको देखना है वही। स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप्स इन रेक्टेंगुलर बीम। देखिए जब आप देखेंगे रेक्टेंगुलर बीम है आपकी, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई भी बीम है, तो सपोर्ट के पास आप देखेंगे शियर स्ट्रेस ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब शियर फोर्स ज्यादा कार्य करता है। तो सपोर्ट के पास आपको जो है स्टीरअप्स की स्पेसिंग कम रखी जाती है, लेकिन जब आप सेंटर की तरफ जाते हैं तो शियर फोर्स का मान घटता जाता है, तो स्पेसिंग को हम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज द स्पेसिंग एट द सेंटर ऑफ बीम। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 81 का फोर्थ। समझ में आना क्यों बढ़ाते हैं? ठीक, 80वां है आपका, बाय द ओवर रीइंफोर्सिंग अ बीम द मोमेंट रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड।
नॉट मोर देन, ठीक है। एक्चुअली में होता है 22%, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी होती है 22%, लेकिन इसमें ऑप्शन में 25 दिया तो आप 25 लगेंगे, फोर्थ आपका सही हो जाएगा, 80 का फोर्थ सही, ठीक है। कितना हो जाएगा 25%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 79 द एडवांटेज ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज ड्यू टू, ठीक है, प्रबलित कंक्रीट के जो है लाभ क्या है, ठीक है, प्रबलित कंक्रीट के आपके लाभ क्या है। तो पहला है आपका जो मोनोलिथिक कैरेक्टर, ठीक है। देखिए ये एक होमोजीनियस की तरह, भले वो होमोजीनियस नहीं है लेकिन मोनोलिथिक होता है, मतलब ओवर जो है पूरा स्लैब आपका बना हुआ है वो हमेशा एक जो है एक संरचना की तरह कार्य करता है, एक बीम आपकी एक संरचना की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये मोनोलिथिक होता है। पहला सी फायर रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, देखिए जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे ज्यादा इसकी फायर रेजिस्टेंस भी होती है और इसकी जो है ड्यूरेबिलिटी तो होती है, आपको पता है। इकोनॉमी बिकॉज द लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, देखिए इकोनॉमी तब कहेंगे जब मेंटेनेंस के उसमें चलेंगे। पहले तो इसका जो है स्ट्रक्चर जो बनता है तो महंगा होता है लेकिन इसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो इकोनॉमी उसमें आप कह सकते हैं इकोनॉमिकल है। तो 79 का फोर्थ आपका, इसमें भी आप सही होगा, ठीक है। चलते हैं 78 की तरफ। लिखा है फॉर द रिपेयर ऑफ रोड, रोड को रिपेयर करने के लिए, मान लीजिए आपका रोड है, रोड आपका कहीं टूट गया तो उसको रिपेयर करेंगे ऐसा कि जल्दी से चालू हो सके, तो वहां पे ऐसी सीमेंट का यूज करेंगे कि जो तुरंत क्या करे, हार्ड होके आपको रोड को ओपन किया जा सके, तो वहां पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड है लो वेट सीमेंट का यूज कहां करते हैं, डैम वगैरह बनाने में जहां मास कंक्रीटिंग की जाती है। हाई वाला सीमेंट का कहां करेंगे, जहां सल्फेट अटैक की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का भी यूज वहीं पे करते हैं। कैनाल लाइनिंग हो गया आपका, ठीक है, कैनाल लाइनिंग हो गया, या फिर पाइप लाइंस ऐसी जहां पे जो है सीवर लाइंस आप कह सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। तो कौन सा सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रैपिड हार्डनिंग। 78 का सेकंड आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 76 की तरफ। 78 के बाद 77 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो 77 था हमारा, The field test for the quality of cement consists in the putting a small quantity of cement in a bucket containing water. The good quality of cement, देखिए good quality of cement होगा अगर आप सीमेंट को बालू जो है भरे हुए पानी के बाल्टी में डालेंगे तो जो तुरंत बैठ जाती हैं सीमेंट वो खराब होती हैं। जो सीमेंट तली पर तैरती रहती हैं वो भी खराब होती हैं। जो ग्रेजुअली तली पर बैठती हैं, धीरे धीरे तली पर जाती हैं, वो आपकी सही होती हैं, ठीक है। सिंक टू द बॉटम ऑफ द बकेट, ठीक है। इमीडिएटली डिजॉल्व, ये भी गलत होगा। फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, ये भी गलत होगा। प्रोड्यूस स्टीम, ये भी गलत होगा। जो सिंक बॉटम तली में बैठ जाती है वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे जाके तली में बैठ जाती हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 77 का थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 76 की तरफ। 76 हमारा क्या है, 76 है द फ्लैकनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द पार्टिकल्स इट हुज थिकनेस इज लेस देन। फ्लैकनेस इंडेक्स, अगर आपकी एवरेज साइज 3.5 से 3/5 से जो है क्या है, 3/5 ऑफ एवरेज जो है मैक्सिमम साइज, ठीक है। 3/5 जो है मीन लेंथ, एवरेज साइज जो आपकी होती है, ठीक है। जो आपकी मैक्सिमम साइज है, फ्लैकनेस इंडेक्स की बात क्या करेंगे कि जो आपकी जो है मतलब 3/5 जो आपकी एवरेज साइज का 3/5 से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना, मतलब जो है अधिक नहीं होना चाहिए। फ्लैकनेस इंडेक्स क्या होता है, यही चीज होता है। तो 3/5 ऑफ मीन लेंथ, ठीक है। लिखा फ्लैकनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द प्रॉपर्टी बाय द वेट ऑफ पार्टिकल्स हुज थिकनेस इज लेस देन, ठीक है। जिसकी थिकनेस आपकी अगर 3/5 से एवरेज साइज के 3/5 से कम है, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कम नहीं होना चाहिए, अगर इससे कम है तो फ्लैकनेस एग्रीगेट कहलाएगा। देखिए हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन था। अगर आपकी साइज कितना 3/5 जो है एवरेज साइज का 3/5 से कम है तो आपका फ्लैकीनेस जो है फ्लैकी एग्रीगेट कहलाएगा। और आपकी अगर एवरेज साइज से जो कण है उसकी जो एवरेज साइज के 9/5 से ज्यादा साइज है तो आपका इलोंगेटेड कहलाएगा, ठीक है। तो 3/5 वाला सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 78 का थर्ड। समझ में आया ना क्यों हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 75 का। The center of needle of the attachment of the Vicat apparatus plunger project to the circular cutting edge। जब आप फाइनल सेटिंग टाइम करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट की आप जांच करते हैं तो उसमें नीडल विद कॉलर का यूज करते हैं। जो नीडल कॉलर वाली यूज होती है उसका यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो कॉलर लगी होती है उससे जो नीडल होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल 1 mm² होता है, उसका जो नीडल से जो कॉलर से कितना mm बाहर निकली होती है, तो 0.5 mm देखेंगे नीडल से बाहर निकली होती है। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में इसको किया जाता है, ठीक है। तो 75 का सेकंड हो जाएगा आपका,
इतना 0.5 mm बाहर निकली होती है। ठीक, ये आपका 75 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 बैचिंग एरर मीन एक्यूरेसी इन द क्वांटिटी ऑफ। देखिए जब आप बैचिंग करते हैं सीमेंट के एग्रीगेट्स को जो है या फिर उनके रॉ मटेरियल्स को जो आप क्या करते हैं बैचिंग करते हैं, मतलब उनका मापन करते हैं, तो एक्यूरेसी जो सीमेंट में ली जाती है, एक्यूरेसी सीमेंट के मेजरमेंट में वो ±2% और वाटर तथा एग्रीगेट के उसमें मेजरमेंट में कितना लिया जाता है आपका ±3%। ठीक, तो ये आपका दिया है कि इसमें जो है किसमें अशुद्धि जो है मात्रा जो है त्रुटि का मतलब है क्या कि एग्रीगेट सीमेंट वाटर तीनों चीज में आप देखते हैं एक्यूरेसी, तीनों चीज की एक्यूरेसी आप देखते हैं, तो कितना होना चाहिए ±2% ±3%। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव होगा, 74 का भी ऑल ऑफ द अबव होगा। इसमें पूछा है कि बैचिंग एरर मींस इनएक्यूरेसी इन द क्वांटिटी ऑफ, मतलब बैचिंग एरर का क्या मतलब हुआ कि किसके मेजरमेंट पे जो है एक्यूरेसी आ रही है, आपकी इनएक्यूरेसी आ रही है। इन तीनों ऑप्शन में से किनके जो है मेजरमेंट में आपके इनएक्यूरेसी आ रही है इस चीज में जो है बैचिंग में, तो आप उसको क्या कहेंगे, एरर इनएक्यूरेसी कहेंगे। ठीक है, तो वो आपके तीनों में होता है। एग्रीगेट को मापने भी आप एरर नहीं कर सकते, ना ही सीमेंट को ना ही वाटर को। ठीक, चलते हैं 73 की तरफ। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन द, बल्क डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, शेप ग्रेडिंग कंपैक्शन तीनों पे डिपेंड करती है। ग्रेडिंग अच्छी कर देंगे आप तो क्या होगा, जो है डेंसिटी बढ़ जाएगी आपकी, कंपैक्शन कर देंगे तब भी डेंसिटी बढ़ जाएगी। शेप आपका, शेप देखिए, शेप जैसे आपका मान लीजिए कि फ्लैकी है या फिर आप कह सकते हैं जो है एंगुलर है तो डेंसिटी कम होगी क्योंकि वाइट्स ज्यादा होंगे, लेकिन सर्कुलर है तो वाइट्स कम है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज तीनों पे डिपेंड करता है। तो फोर्थ आपका 73 का फोर्थ सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कम भार वाले एग्रीगेट होते हैं वो कहां से जो है ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। तो देखिए पहला जो होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, इन सब से आपको कौन से हैवी वेट एग्रीगेट या नॉर्मल वेट एग्रीगेट मिलते हैं। लेकिन जो लाइट वेट एग्रीगेट होते हैं वो वोल्केनिक सोर्स से मिलते हैं। ठीक है, वोल्केनिक सोर्स। तो फोर्थ आपका 72 का सही हो जाएगा। ठीक है, ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ग्रेडिंग ऑफ सैंड कॉज ग्रेट वेरिएशन इन, ठीक है, ग्रेडियम जो आपकी ग्रेडिंग होती है वो आपकी वर्केबिलिटी को बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ को प्रभावित करती है, ड्यूरेबिलिटी को प्रभावित करती है। कैसे, अगर आप एग्रीगेट की ग्रेडिंग्स कर देंगे तो वर्केबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी आपकी। देखिए जब ग्रेडिंग करेंगे तो जो वाइट्स होंगे वो कम हो जाएंगे, आपकी कम हो जाएंगे तो आपकी वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें पेस्ट जो है सारे पेस्ट आपके क्या एग्रीगेट को के ऊपर जो है आपकी सरफेस को भिगोने में लगेंगे तो वहां पे वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। ड्यूरेबिलिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वाइट्स नहीं होंगे तो ड्यूरेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तब स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो यानी फोर्थ ऑप्शन 71 का भी फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 17 की तरफ। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सही आपको बताना है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर नेसेसरली प्लान्ड फॉर देयर लोकेशंस। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है उनके लोकेशन के अनुसार आप प्लान करेंगे। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहां पे देते हैं, मान लीजिए एक दिन का काम खत्म कर रहे हैं, अगले दिन का काम शुरू करना है तो वहां पे आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट देते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू अकोमोडेट थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन जॉइंट थर्मल एक्सपेंशन को जो है एलिमिनेट करने के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू कंट्रोल श्रिंकेज। ठीक है, श्रिंकेज को जो है क्या करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए, आपको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो इसमें भी आपके चारों सही हैं, चारों ऑप्शन 74 का 70 का फोर्थ आपका सही है। ठीक, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड वेयर द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स आर स्मॉल। ठीक है, जहां पे आप जॉइंट प्रोवाइड कर रहेंगे वहां पे देखिए आप बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आपका कम आना चाहिए, तो ये सही है आपका। वेयर द मेंबर इज सपोर्टेड बाय अनदर मेंबर। ठीक है, अदर मेंबर। ठीक है, जॉइंट वहां पे देंगे जहां पे मेंबर किसी अदर मेंबर द्वारा सपोर्ट किया गया है, तो वहां पे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बराबर मेंटेन कर ली जाएगी, तो ये भी सही है। एट 18 मीटर अपार्ट इन द ह्यूज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये भी सही है आपका, 40 से 42 मीटर तक देते हैं आपका। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स कई प्रकार के होते हैं। हाईवे आपकी चलेगी। ठीक है, एस्टिमेटिंग हमने शुरू किया है, उसके बाद सॉइल वाले सर अगर सॉइल खत्म करते हैं शायद वो हाईवे शुरू करें। ठीक है, तो आपका हाईवे शुरू होगा तो उसमें बताया जाएगा। तो 69 का फोर्थ। आपने बताया नहीं कि आपको जो है एस्टिमेशन में जो है कितने बजे का टाइमिंग चाहिए। ठीक है, सुबह में एक लड़के ने जो मैसेज किया था सुबह वाले क्लास में कि जो हमको 9 बजे चाहिए, तो आप लोग बताइए 9 बजे टाइमिंग सही रहेगी या 7:30 बजे ही सही रहेगी। जब आप लोग खाली होंगे तो एस्टिमेशन का जो है लेक्चर आपको कल से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि 9 बजे वाला टाइमिंग सही है या 7:30 बजे वाला सही है। ठीक है, सब लोग बताएं इसको।
ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 68 की तरफ। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इज, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? वाइड्स को एलिमिनेट करना, सही है। अचीव मैक्सिमम डेंसिटी, आप पढ़ते होंगे जब आपने अभी कंपैक्शन पढ़ा सर से, तो उसमें प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं तो कंपैक्शन करके ऑप्टिमम जो है मॉइस्चर कंटेंट पर मैक्सिमम डेंसिटी ज्ञात करते हैं। तो इसका कंपैक्शन का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम डेंसिटी प्राप्त करने के लिए टू प्रोवाइड इंटीमेट कंटेंट बिटवीन द कंक्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल, ठीक है। जब वायर्स नहीं होंगे तो कंक्रीट के जो मटेरियल्स होंगे एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है, तो बढ़िया स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। तो इसके भी ऑल ऑफ द अबव, इसमें आपके ऑल ऑफ द अबव बहुत आए थे, ठीक है। ये सेट जो जिसको मिला होगा ना, उसमें तुक्का मारने वालों को बहुत फायदा मिला होगा, क्योंकि तुक्का मारने वाले ज्यादातर होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव लगे तो उसको मार दो तुरंत, भले वो गलत हो जाए लेकिन मारना ऑल ऑफ द अबव है। ज्यादातर केसेस में सही होता है, लेकिन पढ़ के मारा करिए क्योंकि गलत भी होते हैं। लिखा है द क्योरिंग ऑफ अ कंक्रीट फॉर लॉन्ग पीरियड इंश्योर द बेटर, देखिए बेटर स्टेबिलिटी, वॉल्यूम स्टेबिलिटी, ठीक है। क्योरिंग देते रहेंगे आप तो ज्यादा वॉल्यूम एक्सपेंशन या श्रिंकेज नहीं होगा, आपका स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, वाटर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है वाटर टाइटनेस आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो 67 का भी ऑल ऑफ द अबव, अभी तक तो सब सही जा रहा है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स में क्या आता है आपका? M25 से M55 तक आती है आपकी, तो 7 ग्रेड होते हैं, 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 7 हो गए, 7 ग्रेड्स आते हैं आपके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4, 66 का 4 सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पहला है एन इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय एन इंक्रीज द सीमेंट कंटेंट, मतलब कह रहा है कि एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय एन इंक्रीज इन सीमेंट कंटेंट, मतलब अगर आप जो है वाटर कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप समझ जो है सीमेंट को भी बढ़ाइए आप, ठीक है। हाँ अब भाई देखिए, वह जल सीमेंट रेशियो को यहाँ पे अब्राहम साहब ने किया था कि जल सीमेंट रेशियो आपका क्या होना चाहिए, वही आपके स्ट्रेंथ को प्रभावित कर रहा है। तो अगर आप वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो आपको सीमेंट की कंटेंट को भी बढ़ाइए, तब भी आपको वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहेगा, आपका एक बैलेंस रहेगा, ठीक है। एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट रिड्यूस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, सही है। लार्ज साइज एग्रीगेट इंक्रीज द वर्केबिलिटी ड्यू टू लेजर सरफेस एरिया, ठीक है। ये भी बात सही है कि जो अगर आप लार्ज सरफेस जो है लार्ज एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो सरफेस एरिया कम मिलता है, सरफेस एरिया कम मिलता है, तो जो है जो सीमेंट पेस्ट जो होंगे वो आपको सरफेस एरिया को भिगोने में कम यूज होंगे, वर्केबिलिटी देने में ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। तो मतलब वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जब ज्यादा बड़े साइज के एग्रीगेट यूज कर लेंगे तो वर्केबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि वर्केबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको प्लेसिंग वगैरह में भी आसानी हो, केवल वो तरलता ही ना हो उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा भी बड़े साइज के एग्रीगेट ना यूज करें। तो इसमें भी 65 में भी आपका 4 सही है, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट, प्योर लाइम का जब आप कैल्सिनेशन करते हैं तो आपको क्विक लाइम मिलता है, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम मिलता है, ठीक। तो मतलब कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 64 का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक। हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है? हाइड्रोलिक लाइम वो होता है जो पानी में क्या होता है कि वो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम से ही आप क्या करते हैं, मोटर, उसमें हाइड्रोलिसिटी पाई जाती है, ठीक है, जो क्ले के कारण होती है, और उसका यूज आप क्या करते हैं, मैसनरी वर्क में करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लाइम का, हाइड्रेटेड लाइम क्या होता है? जब पाउडर जो होता है, आप क्विक लाइम को पाउडर फॉर्म में बनाइए, उसके बाद में पानी छिड़क के उसको हाइड्रेट करते हैं, तो जब लाइम वो लाइम जो प्राप्त होता है उसे हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं। फैट लाइम क्या होता है? ये आपका शुद्ध लाइम होता है, ठीक है। इसमें 95 से 97% तक आपका लाइम पाया जाता है, ठीक, इसे फैट लाइम कहते हैं, ठीक है। थर्ड आपका 63 क्या है? एग्रीगेट कंप्लीटली पास थ्रू अ sieve of 75 mm and retained sieve 60 mm, the aggregate will be known as elongated if the length is not less than, ठीक है। मतलब आपकी लेंथ अगर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये elongated हो जाएगा। 75 से पास हो रहा है, 60 पे रुक जा रहा है, यानी इस कण की एवरेज साइज क्या हो जाएगी, 75 + 60/2, ठीक है। एवरेज साइज ये हो गई, मतलब 5/12/2 कितना हो जाएगा, 625 mm, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, एवरेज साइज हो गई किसकी। अब इसका 9/5 निकाल लीजिए आप, इलोंगेटेड में क्या होना चाहिए, 9/5 से ज्यादा है तभी तो, एवरेज साइज के 9/5 से ज्यादा तभी तो इलोंगेटेड कहलाएगा। तो 9/5 निकालिए, 62.5, 5, 1, 2, 5, 12.5, 9, 5, 4,
22 11 112.5 mm। कौन सा ऑप्शन? 121, थोड़ा सा गलत हो गया। 5 एक मिनट, 75 mm है ना, 75 + 60, 75 + 60 बटे 2, 67.5 हो गया यार। ये 62 हम कैसे लिखेंगे? 67.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप जब, तो 5 और 15, 5 15 2 17 25 55 25 13.5 गुणे 9, 13.5 गुणे 9 121.5 हो जाएगा। ठीक है, 121.5 mm से अगर ये ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? इलोंगेटेड हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 63rd का, 63rd का 4th सही हो जाएगा। समझ में आया ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 62nd की तरफ। क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू द लाइम टू कन्वर्ट इनटू द हाइड्रेटेड लाइम क्या कहलाता है आपका? चूने को बुझाना कहते हैं आप। क्या बुझाना? स्लैकिंग। 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 62 का। 62 का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी डालते हैं आप चूने में तो क्या कहलाता है? वो पानी को, चूने को बुझाना कहते हैं आप, उसको स्लैकिंग कहते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन क्या होता है? पानी के साथ रिएक्शन जो है कहलाती है हाइड्रेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपका 61st की तरफ। द स्ट्रेंथ ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द, जो है आपकी कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? तो देखते हैं आप ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, ग्रेडिंग आप करेंगे एग्रीगेट की तो आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करती है इस पर। सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, सही बात है, सरफेस एरिया कम होगा तो जो है क्या होगा? सरफेस एरिया कम होगा तो जो सीमेंट वाले हैं चीजें, मतलब सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर है, यानी जो मोर्टार है आपका, जो मसाला है, वो क्या करेगा? सरफेस एरिया को भिगोने में कम यूज होगा, बाकी आपको वर्केबिलिटी प्रदान करेगा और स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। तो ये भी डिपेंड करता है। शेप ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का शेप भी डिपेंड करता है। सर्कुलर है या जो है तो फिर स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं देगा, एंगुलर है तो स्ट्रेंथ देगा। तो 61th का सबसे ज्यादा कौन सा देता है? क्यूबिकल देता है। तो 61st का भी 4th सही हो जाएगा। इसमें भी आल आप जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 60 की तरफ चलते हैं। 60वां क्वेश्चन आपका है, वेव क्रिपलिंग जनरली ऑकर्स एट द पॉइंट वेयर। देखिए वेव क्रिपलिंग होती कहां पे है? ये है आपका, ठीक है, ये आपका वेव है। तो जहां पे पॉइंट लोड आपका एक्ट करता है तो वहां पे क्या हो जाता है कि ये थोड़ा सा ऐसे क्रिपलिंग हो जाती है। ठीक है, तो जहां पे एक्ट करता है, ठीक है, मतलब जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ लोड हो जाता है, ठीक है, तो वो आ जाएगा तो कंसंट्रेटेड लोड एक्ट। ठीक है, 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 60 का। लोड आपका जहां पे कंसंट्रेटेड होता है वहां पे क्या होता है? क्रिपलिंग होता है। ठीक है, अब चलते हैं आपके 59th की तरफ। 59 क्वेश्चन है आपका, द एवरेज शियर स्ट्रेस इन फॉर अ रोल्ड बीम सेक्शन। रोल्ड बीम सेक्शन के लिए जो एवरेज शियर स्ट्रेस होता है 945 kg/cm²। ठीक, कौन सा ऑप्शन दिया? सेकंड ऑप्शन 59 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस कितना होता है? 945 होता है, इसको याद कर लीजिए। इन फैक्ट्री बिल्डिंग द हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग बिटवीन द वॉल कॉलम सपोर्टिंग द वॉल कवरिंग एरिया। ठीक है, जो फैक्ट्री बिल्डिंग्स होती है उसमें जो हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग बिटवीन द वॉल, वॉल के बीच में जो है और कॉलम्स के बीच में जो स्पैनिंग होती है उसे आप क्या कहते हैं? उसमें उसे आप गर्टर्स बोलते हैं। ठीक है, गर्ट्स बोलते हैं, GIRTS, गर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका 58 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका 3rd। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रिंजर्स। तो स्ट्रिंजर्स वह बीम होती हैं, स्ट्रिंजर्स वह बीम होती हैं जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लैब को यानी फ्लोर को आपको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, और ट्रिमर्स क्या होती हैं? ट्रिमर्स आपकी मान लीजिए आपका क्या है? मान लीजिए आपका ये स्लैब है। ठीक है, स्लैब है, स्लैब के नीचे यहाँ पे एक जो बीम होगी तो स्टीयर जब इस पर आएगा तो इस स्टीयर को क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, तो इसे ट्रिमर कहते हैं। ठीक है, लिंटर आपका जो दरवाजे के ऊपर लगी होती है वो आपकी लिंटर्स कहलाती हैं। ठीक है, जो बीम दरवाजों के ऊपर लगी होती है उन्हें लिंटर कहते हैं। ठीक, अगला है आपका 57th है कि इन कंपोजिट कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स द टोटल वेट ऑफ सिल्ट एंड क्ले। देखिए जो आपका ब्रिक का कंपोजन होता है अर्थ का, ठीक है, उसमें सिल्ट और क्ले का अगर जोड़ा जाए, सिल्ट प्लस क्ले, इन दोनों का इंडिविजुअल परसेंटेज 50% से कम, मतलब जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का इंडिविजुअल परसेंटेज 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 57 का 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 है आपका, पिक अप द
करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो है सही बताना है आपको। लोडेड कॉलम्स आर सपोर्टेड ऑन द कॉलम बेसिस, जो लोडेड कॉलम होते हैं वो कॉलम बेस पे सपोर्ट किए जाते हैं, सही बात है। कॉलम बेसिस ट्रांसमिट द लोड कॉलम लोड टू द कंक्रीट फाउंडेशन, ठीक है। जो कॉलम लोड होते हैं वो आपको क्या करते हैं, लोड को कहां पे ट्रांसफर करते हैं, कॉलम कंक्रीट फाउंडेशन पे। वो फाउंडेशन आपकी कहां पे करती हैं, पूरे सॉइल पे ट्रांसपोर्ट करती हैं, मतलब ट्रांसफर करती हैं, तो सही हो जाएगा ये भी। कॉलम्स आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ कंक्रीट पर जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है आपका, 56 का 4th सही है आपका, ऑल ऑफ द अबव। इसमें बहुत सारे ऑल ऑफ द अबव, ये सेट जिसको मिला होगा भाई साहब ना 2017 में, बहुत नंबर पाए होंगे सब। Allowable working stress corresponding to the slenderness ratio of double angle placed back to back, the concentrated to one side of the gusset plate to reduced to, देखिए हमने आपको बताया ना, जब आप डिजाइन करते हैं तो उसमें स्ट्रेस को कितना लेते हैं, 0.8 गुना, मतलब 80% लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन 54th का आपका सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन 80% वाला, ठीक है। 55 छूट गया, 55 को आपको हम बताते हैं। 55th आपका क्या है, 55th नंबर क्वेश्चन लिखा है, अकॉर्डिंग टू IS 800-1871 लेसिंग, 800-1978 होता है, 800, अच्छा ये 800-1871 के बारे में पूछा है। बास रजिस्टर ट्रांसवर्स शियर फोर्स, तो ट्रांसवर्स शियर फोर्स कितना होता है, एक्सियल फोर्स का 2.5%, ये हमने आपको पढ़ाया इससे पहले भी। तो 55 का कौन सा हो जाएगा, 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड, थर्ड ऑप्शन आपका जो दिया है, तो 55 का थर्ड, ठीक है। तो आप चलते हैं 52nd की तरफ, 54th हो गया ना, 53rd की तरफ चलते हैं। 53rd आपका 53rd आपका लिखा है, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट इट्स एक्सिस इज आई एंड इट्स इफेक्टिव सेक्शनल एरिया ए है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, √I/A, ठीक है। तो यही होता है, दिया है इसमें √I/A, सेकंड ऑप्शन आपका। तो 50 क्या थर्ड का सेकंड हो जाएगा आपका। चलते हैं 52nd की तरफ। इफ P and D are the pitch and gross diameter of rivets, then the efficiency eta of the rivet joint is given by, ठीक है। आपको efficiency बतानी है, ठीक है। तो आप टीयरिंग स्ट्रेंथ प्लेट की जानते हैं ना, टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, P - D into T into FT, ठीक है। और आपकी प्लेट की स्ट्रेंथ क्या होती है, प्लेट की क्या होती है पर पिच, P into T into FT, मतलब आपकी अगर टी थिकनेस की कोई प्लेट है और उसका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस Ft है, तो ये आपकी टीयरिंग स्ट्रेस हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, प्लेट की स्ट्रेंथ। अब इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, टीयरिंग स्ट्रेंथ, मतलब आप रिवेट की स्ट्रेंथ कह सकते हैं या जॉइंट की स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हम मानेंगे किसके, टीयरिंग स्ट्रेंथ को, और क्या हो जाएगा P into T into Ft into 100 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T into Ft कट जाएगा, बचेगा क्या, P - D by P into 100, यही चीज पूछा है आपसे, P - D by P, P - D by P, तो ईटा थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52nd का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ में आया। चलते हैं 51st की तरफ। रिवेटेड जॉइंट में एक्सपीरियंस, रिवेट जॉइंट आपका क्या एक्सपीरियंस करता है, शियर फेल्योर भी हो सकता है इसमें, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट, तो सही बात है, हो सकता है ना रिवेट जॉइंट में आपका प्लेट का भी फेल्योर होता है, जिसे टीयरिंग फेल्योर कहते हैं आप, बियरिंग फेल्योर भी होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, 51st का भी ऑल ऑफ द अबव, मतलब भैया ऑल ऑफ द अबव मतलब क्या है। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको सेशन कैसा लगा बताइएगा, और आप हमको ये चीज बताइए एक बार जरूर कि एस्टिमेटिंग की क्लास आप कितने बजे से लेंगे, उसके लिए हम आपका कल से आपका शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चन का सेशन आप जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए लोगों को, उतना भी जो है हम और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। देखिए SSC 2017 का भी क्वेश्चन लगभग खत्म होने के कगार पे, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप जो है अच्छे 50 क्वेश्चन हम आपके लिए बनाएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये SSC JEE में आए हुए खत्म कर लें, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप सेशन को खूब ज्यादा शेयर करा करिए, खूब जो है अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करिए, और अपने क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में करिए, आपको वहां पे रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपको जो है क्वेश्चन का क्वेरी का जो भी क्वेरी होगी आपकी, उसका तुरंत रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।